गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का एमटीपी अप्रैल 2021 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं, इसमें जो आपको एमटीपी दिया हुआ है क्वेश्चन सिस्टमेटिक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं शफल्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस आपके शफल्ड फॉर्म में होंगे, मैथ, स्टैट, रीजनिंग सब मिक्स चलेगा। ठीक है, लेकिन एमटीपीज में जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो आपको सिस्टमेटिक वे में गिवन होते हैं। मैथ, रीजनिंग और स्टैट अलग अलग पार्ट करके दे रखे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बार एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता है इससे कि एक साथ आप इतने सारे टॉपिक कर पाते हो या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए क्या कह रहे हैं, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 2:5। बिल्कुल आराम से करिएगा क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़िएगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में ही गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो मजे के साथ, एंजॉय के साथ, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। लेकिन आराम आराम से करने का मतलब, रिलैक्स होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी स्पीड कम होगी। ठीक है, हाँ जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:5। देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपको दे रखा है, टोटल 280 स्टूडेंट्स है, तो हमें बताने हैं उसमें से गर्ल्स कितनी है। राइट, हाँ जी, तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपको दे रखा है 2:5। ठीक है, टोटल 280 स्टूडेंट है, तो हम रेशो का भी टोटल कर लें। रेशो का टोटल 7 और ये हमें दे रखा है 280। जितने से मल्टीप्लाई करके आए सेम सब पे अप्लाई। तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, 40 से, तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 80 एंड 200। राइट, अब देखो इसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि गर्ल्स कितनी है, फाइंड आउट गर्ल्स। राइट, तो देखिए गर्ल्स कितनी हो गई, 200 गर्ल्स, तो ये हमारा आंसर। सिंपल। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 25। इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि फॉर्मूला b² इज इक्वल टू AC। राइट, यही फॉर्मूला लगेगा ना, क्योंकि यहाँ केवल 3 ही वैल्यू है और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² डिवाइड बाय a, मीन्स सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये हमारा a और ये b, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये आ रहा है 625 डिवाइड बाय 9, किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है आईसीआई ने इसका जो आंसर दिया वो ए ऑप्शन दिया है, लेकिन वो गलत है। आप लोगों को डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है ये। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, हमें दे रखा है √3/9 इसकी पावर 5/2। देखो इस टाइप के सारे सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, हमारा टारगेट क्या रहता है, बेस सेम बनाना। राइट, तो देखिए 3, ये तो हमारा प्राइम फैक्टर है, इसको तो और छोटा करके हम नहीं लिख सकते। राइट, तो ये है 3 की पावर 1/2। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3², तो 9 को हमने लिखा 3² और इसकी पावर है 5/2। सिंपल। हाँ जी, इसके बाद 9 देखिए अगेन 3² और ये कितना हो जाएगा, 1.5 पावर, यानी कि कितनी पावर, 3/2 पावर, तो 3 की पावर 3/2, इसकी पावर 7/2 इंटू 3²। क्लियर दिस स्टेप? ओके, अब देखिए हमने क्या किया, बेस सेम, पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट, ये क्या आ गया हमारे पास, 3 की पावर 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2, हमने कैलकुलेट किया 1 - 4, कितनी वैल्यू आ गई, -3/2, तो -3/2 साथ में कितनी पावर है, 5/2। राइट, नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2 में से 3/2 पावर लेस की, 2 - 3/2, 4 - 3, 1/2, और इसकी पावर 7/2 और साथ में है हमारा 3²। क्लियर दिस स्टेप?
ओके अब देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 की पावर -15/4, 3 की पावर 7/4 एंड 3 स्क्वायर, राइट। नाउ बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इनको ऐड कर देंगे 7/4 प्लस 2, हाँ जी सिंप्लीफाई किया 4 LCM -15 प्लस 7 प्लस 8, 7 और 8 15, 15 माइनस 15 0 एंड किसी की भी पावर 0 बताइए किसके इक्वल 1। हो गया क्वेश्चन डन, वेरी सिंपल। चलिए हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ log 3 8 डिवाइड बाय log 9 16 log 4 10, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। यस देखो इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। log a b इसको लिख सकते हैं ना log b बाय log a, तो चलिए एक बार मैं प्रॉपर मेथड से ही कर देती हूँ, log 8 डिवाइड बाय log 3, क्लियर दिस स्टेप। ओके डिवाइड बाय log 9 16 इसको क्या लिख सकते हैं log 16 डिवाइड बाय log 9 एंड log 10 डिवाइड बाय log 4। हाँ जी ये स्टेप बताइए क्लियर सभी को। ओके हाँ जी अब देखिए log 8 इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, राइट। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब और log में पावर आगे आ जाती है, तो ये स्टेप हम साथ के साथ कर देते हैं, ये बन जाएगा 3 log 2 डिवाइड बाय log 3। ओके यहाँ तक। सिमिलरली हम डिवाइड में कर देंगे प्राइम फैक्टर, log 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 4 में 4 पावर आगे आ जाएगी 4 log 2, राइट। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 2 पावर आगे ले आएंगे 2 log 3, हाँ जी। log 10 को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। और 4 को क्या लिखा 2 स्क्वायर, तो इसकी भी 2 पावर आगे, हाँ जी। यहां तक बात क्लियर हो गई। ओके हाँ जी अब देखिए ये वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो गई 3 log 2 डिवाइड बाय log 3, ये देखो बिल्कुल सेम वैल्यू है ना, log 2 बाय log 3, log 2 बाय log 3 बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो बताओ हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, चलिए कर दें कैंसिल, ठीक है। ये देखो 2 कैंसिल, ये वैल्यू भी कैंसिल, और डिवाइड में जो वैल्यू है ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं 3 log 2 और बेस में क्या है 10, राइट। तो ये क्या बन गया हमारे पास 3 log 2 बेस में क्या है 10, डन। ओके हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है P बाई क्यू इज इक्वल टू -2/3, तो बताइए P के कॉरस्पॉन्डिंग P की वैल्यू, तो बताओ P की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 एंड Q की वैल्यू कितनी 3, राइट। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। P की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 एंड Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, दोनों वैल्यू हमने इसमें पुट की, तो ये आ गया 2 इंटू P की वैल्यू -2, Q की वैल्यू 3, सिमिलरली डिवाइड में पुट कर देंगे -2 -3, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया -4 + 3 डिवाइड बाय -4 -3, -1 बाय -7 सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारे पास 1/7, डन। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ द इक्वेशन दिस विल बी रेसिप्रोकल, देखिए हमें क्या दे रखा है रूट रेसिप्रोकल रूट, तो याद है क्या जब भी रेसिप्रोकल रूट होता है तो क्या बताया था a इज इक्वल टू सी, राइट। तो रूट्स जब भी रेसिप्रोकल रूट हो तो a को इक्वल टू सी रख दो, तो a इज इक्वल टू सी रखा, k की वैल्यू कितनी आ गई 3। लॉजिकली बात क्लियर है ना, क्यों देखो याद है क्या लॉजिकली ऐसा क्यों करते हैं, अगर एक रूट आपका अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा। नाउ मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है, राइट। ये वैल्यू कैंसिल, तो c इज इक्वल टू a आ जाएगा ना हमारे पास, तो हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं, जब भी रूट्स रेसिप्रोकल रूट्स गिवन हो तो क्या कर दोगे a इज इक्वल टू c। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2, इसका एक रूट आपको दे रखा है 2, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की,
ठीक है। तो देखो रूट का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी, सिंपल। तो मीन्स 2 अगर हम इसमें पुट कर दे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो 2 इसमें चलिए पुट कर देते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। कीजिए मेरे साथ साथ सिंप्लीफाई, 4 माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, राइट। वेरी सिंपल, डन सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है, ऑन द एवरेज एन एक्सपीरियंस पर्सन, देखो क्या कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस पर्सन 7 यूनिट ऑफ वर्क करता है, while fresh one 5 units of work daily, but the employer has to maintain an output of at least 35 unit। उसको इतना आउटपुट मेंटेन करना है, ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि एटलीस्ट 35 यूनिट्स का आउटपुट उसको मेंटेन करना है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ध्यान देना क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन, अब देखो एक एक्सपीरियंस पर्सन कितना यूनिट वर्क करता है, 7 यूनिट। तो अगर हम एक्स एक्सपीरियंस पर्सन ले लें तो वो कितना वर्क करेंगे, 7x, राइट। सिमिलरली एक फ्रेश वन कितना यूनिट वर्क करता है, 5 यूनिट। तो अगर हम वाई फ्रेश वन ले ले तो कितना वर्क करेंगे, 5y, राइट। अब इसने कहा है कि ये जो सारा टोटल वर्क है एटलीस्ट 35 यूनिट का होना चाहिए, राइट। तो मीन्स 7x प्लस 5y, ये जो इनका टोटल वर्क है एटलीस्ट 35 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये हमसे, इफ am बिटवीन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 8। am का मतलब समझते हो ना, देखो क्या कह रहा है, am अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 8। अर्थमेटिक मीन बताइए मुझे फटाफट, क्या होता है अर्थमेटिक मीन, a प्लस b बाई 2 किसके इक्वल, 8। एंड ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ab किसके इक्वल, 5। तो हमें बताना है इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन याद है क्या क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस क्या है, सम ऑफ रूट, एंड पी प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या हम यहां से सम ऑफ रूट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, सम ऑफ रूट कितना, 16, प्रोडक्ट ऑफ रूट स्क्वायरिंग कर दें 25, सम है प्रोडक्ट है। आप बताओ इक्वेशन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना 16, प्रोडक्ट कितना 25। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। हाँ जी, कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, बी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर, डन सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द इनइक्वालिटी दिस, हमें इसका सॉल्यूशन स्पेस फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना क्वेश्चन, सॉल्यूशन स्पेस। हाँ जी, देखो ये आप लोगों को पता है ना कि जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं, मान लिया ये हमारी लाइंस है और ये जो कॉमन रीजन है हमारा, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। अब जो सॉल्यूशन स्पेस है, कॉमन रीजन तो तभी आएगा ना जब दोनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो मीन्स ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं वो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम दोनों पॉइंट इसमें पुट करके देख लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, ओरिजिन, राइट। ओरिजिन पुट करके देखते हैं, चलिए इसमें। तो ये 2 इंटू 0 प्लस 0, चेक कीजिए क्या ये वैल्यू लेस देन 10 आ रही है, 0 के लेस देन 10 होता है, यस सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली हम सेकंड ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं। तो ये आ गया 0 माइनस 0, क्या ये वैल्यू लेस देन 5 है, यस ये वैल्यू भी लेस देन 5 है। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। अब हम दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है 4 3, चलिए 4 3 चेक करते हैं। 2 इंटू 4 प्लस 3, क्या ये वैल्यू लेस देन 10 है, तो ये आ गया 8 प्लस 3 लेस देन 10। क्या 11 लेस देन 10 होता है, नहीं। तो मीन्स ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ये क्या इसके सॉल्यूशन स्पेस में आ सकती है, नहीं। तो बताइए सॉल्यूशन स्पेस में केवल क्या आएगा, ओनली ओरिजिन, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1/√2, 1 -1 1 एंड 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए। ए ट्रांसपोज याद है क्या होता है, क्या बताइए जरा। ए ट्रांसपोज क्या होता है, चेंजिंग रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो। तो ए ट्रांसपोज इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, 1 -1 1 एंड 1। यस, अब ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। ओके, अब बताओ क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई ए से। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, यहीं पे कर दें। हाँ जी, ए ट्रांसपोज इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है ए से। चलिए कर देते हैं। 1/√2 दोनों की मल्टीप्लाई की साइड में आ गए, ये हमारा हो गया 1/2। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लेंगे, फर्स्ट रो, हाँ जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री की मल्टीप्लाई की एडिशन, तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, राइट। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 +1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 +1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 +1, राइट। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 2 0 0 2। हाँ जी, 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन और डिवाइड में भी 2 है, ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई। क्या आ गया, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा आंसर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फाइंड आउट करना है इसका इनवर्स। यस, देखिए क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। ओके, अब देखो इनवर्स याद है क्या, क्या करते हैं हम इनवर्स में, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज, अदर एंट्रीज साइन चेंज। तो ये हमारा क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज, डायगोनल एंट्री इंटरचेंज की डी एंड ए, अदर एंट्रीज साइन चेंज, तो -b -c, ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट, राइट। नाउ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट याद है क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, AD - BC। ठीक है, तो इनवर्स का फॉर्मूला बताइए फटाफट, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंपल, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट AD - BC, ये हो गया DA - B - C, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब आया हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सबका फेवरेट। हाँ जी, देखिए क्या कह रहे हैं, 2 = सम। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, पहले तो ये बात हाईलाइट कर लीजिए, 2 = सम्स। ठीक है, वर लेंट एट 7% एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अर्न ऑन द 2 लोन्स एड अप टू, इनकी टोटल वैल्यू है 964 4 ईयर्स। टाइम भी गिवन है हमें फाइंड आउट करना है सम लेंट आउट। ठीक है, हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, 2 = सम्स है, वो लेंट की है। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है क्या, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, राइट। तो प्रिंसिपल पता नहीं x कंसीडर कर लें या p भी कंसीडर कर सकते हो। इसका 7% कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। एक सेम सम 5% के रेट से 4 ईयर्स के लिए, टोटल इंटरेस्ट है 960 रुपीज, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। तो देखिए कितना आया, 0.28x एंड प्लस 0.20x, ये हमें दे रखा है 960 के इक्वल, राइट। तो 0.48x 960, तो यहां से देखिए अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, 960 डिवाइड बाय 0.48। वैसे तो कैलसी की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, पर कर लो यूज। 0.48 कीजिए मेरे साथ साथ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2000। हाँ जी, यहां तक बताइए बात समझ में आई क्या। ओके, अब देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000, लेकिन इसने क्या बोला है, कितना हमने लेंट किया था, 2 = सम। तो टोटल बताओ कितना लेंट किया था,
x एक जगह से हमने लिया, टोटल कितना किया 4000। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, 2 लोन्स इसने इक्वल लोन्स लिए थे। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज दिस इन 5 ईयर एंड रुपीज दिस इन 7 ईयर। तो हमें प्रिंसिपल और रेट फाइंड आउट करना है। याद है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? हाँ जी, क्या कह रहा है, 20800 ये हमें दे रखा है 5 ईयर्स के लिए एंड ये हमें दे रखा है 7 ईयर के लिए। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमें 2 अमाउंट दे रखी है कैसे सॉल्व करते हैं? दिस डिफरेंस और दिस डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट? क्योंकि देखो ये जो वैल्यू आपकी अमाउंट की बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी? इंटरेस्ट के कारण, राइट? तो 2 सालों में देखो आपका कितना इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। चलिए चेक कर लेते हैं। ये अपने पास है 22720 माइनस 20800, तो ये आ गया 1920। हाँ जी, यहां तक ओके है? ओके। अब देखिए जो 1920 रुपीज है ये तो अपना 2 सालों का इंटरेस्ट है। तो बताओ 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? डिवाइड बाय 2 कर दें। चलिए डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये अपने पास आ गया 960। तो देखिए स्टेप देखिए ध्यान से, 1920 डिवाइड बाय 2 किया, ये आ गया हमारे पास 960। यहां तक ओके है? क्लियर हुआ? ओके, आगे देखिए। अब ये जो 960 रुपीज है ये हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, राइट? तो 5 सालों में देखो कितना इंटरेस्ट लगा, इंटू 5 कर दे तो 5 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको इंटू 5 कर देते हैं, तो इंटू 5 ये आ गया 4800। तो ये जो 4800 है 5 सालों में इतना इंटरेस्ट लगा, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कितनी हो गई? 20800। ये हमारी है अमाउंट आफ्टर 5 ईयर, राइट? अमाउंट में से अगर ये सिंपल इंटरेस्ट हटा देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा ना, राइट? तो चलिए इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट कर देते हैं। अमाउंट है 20800, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 16000। तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 16000। अब वैसे तो 16000 एक ही ऑप्शन में है तो हमारा ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बट हम फाइंड आउट करेंगे फिर भी कि रेट क्या होगा। चलिए अब देखिए अपने पास कितनी इंफॉर्मेशन है। अपने पास है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, राइट? तो क्या बन जाएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा रेट, राइट? चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। 960 इंटू 100 डिवाइड बाय 16000, राइट? तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6%। डन। चलिए हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अ मशीन। हाँ जी, देखो क्या कहा इसने, मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000, कि आप इस मशीन को परचेज कर लीजिए 50,000 की। ये जो मशीन है वो आपकी हेल्प करेगी, कहाँ हेल्प करेगी? कंट्रीब्यूट करेगी 12,000 पर ईयर। मीन्स आपको ये मशीन हर साल, यस देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो मशीन है 12,000 रुपीज एवरी ईयर कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली है, यानी कि आफ्टर 1 ईयर 12,000, सेकेंड ईयर के एंड में 12,000, हर साल आपका ये 12,000 कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट? 12,000 एवरी ईयर कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है? अब देखो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स assuming borrowing cost 10% per annum determine whether machine should be purchased or not। हमें बताना है कि हमें ये मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है? देखो फॉर्मूले में पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं कि ये जो 12,000 रुपीज है आपको 1 साल में वो कंट्रीब्यूट करके दे रही है, उसकी आज के टाइम पे क्या वैल्यू है? सिमिलरली ये जो 12,000 है 2 साल के बाद जो कंट्रीब्यूशन है इसका, उसकी आज के टाइम पे क्या वैल्यू है? तो अगर हम इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उसको मैच करें कि
जितने में हमने खरीदी अगर उतना ही कंट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या फायदा है उस मशीन को खरीदने का, राइट? तो मीन्स हमें इन सब की क्या फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू, कि आज ये कितना वैल्यूएबल है, आज ये पैसा कितना वैल्यूएबल है। तो इन सब की हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, आज के टाइम की वैल्यू, राइट? फॉर्मूला है अपने पास बड़ा सुंदर सा, वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, क्या होता है फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, -a1 प्लस आई की पावर माइनस n-1 डिवाइड बाय आई, राइट? तो ये फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसने वैल्यू दे ही रखी है, इसकी बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 12,000 से, ठीक है? तो हम दोनों तरीके से एक बार कर लेते हैं। 12,000 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट इस वैल्यू से कर दीजिए 29079, या फिर इसको कैलसी पे कैलकुलेट करके देख लीजिए। कैलसी पे देखिए कैलकुलेशन क्या बनेगी, -12,000 आई की वैल्यू कितनी है 10%, 10% यानी कि 0.1, 1 में ऐड कर देंगे तो 1.1, इसकी पावर -n, कितने साल तक कंट्रीब्यूट कर रही है 5 इयर्स तक, -1 डिवाइड बाय 0.1, राइट? तो कैलसी ट्रिक याद है क्या, क्या करते हैं हम कैलसी पे, हाँ जी कैलसी पे हम क्या करते हैं 1.1 डिवाइड इक्वल, तो डिवाइड इक्वल करने से कितने स्टेप होता है 1 स्टेप, राइट? हमें कितने स्टेप जाना है 5 स्टेप, 2 3 4 5 -1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 12,000, ठीक है? तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं, हमने किया 1.1 डिवाइड इक्वल, 1 स्टेप हो गया, 2 3 4 5 -1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 12,000, तो देखिए हाँ जी 1.1 डिवाइड इक्वल 2 3 4 5 -1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 12,000, यस। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 45489.44, ठीक है? हाँ जी, सिमिलरली हम इधर से भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई 3.79079 इंटू 12,000, यस। तो ये वैल्यू आ रही है 45489.48, हाँ जी अप्रोक्सीमेट सेम है, या ये कह लीजिए एग्जैक्टली सेम है ना, पॉइंट का गैप तो चल ही जाता है। तो किसी भी तरीके से करो दोनों ही मेथड ठीक है, बट ये वैल्यू हर बार जरूरी नहीं है क्वेश्चन में गिवन हो, तो आपको ये मेथड तो आना ही चाहिए, ठीक है? हाँ जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, जो भी बर्थ रेट या डेथ रेट होता है हमेशा पर 1000 ही गिवन होता है, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन होती है ना वो पर 1000 पे ही होती है। अब देखो बर्थ रेट गिवन है और डेथ रेट गिवन है, राइट? अब ये बताओ पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस वजह से होगा? अगर हमारा बर्थ रेट में से अगर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं डेथ रेट, राइट, तो क्या आ जाएगा? ग्रोथ रेट आ जाएगा ना हमारे पास, राइट? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ग्रोथ रेट, ठीक है? तो ग्रोथ से तो पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अब इसने बर्थ रेट दिया है 39.4, डेथ रेट दिया है 19.4, लेकिन पर 1000। हाँ जी बताइए, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो बताइए ये वैल्यू आ गई 20/1000, यानी कि पॉइंट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 2%, ठीक है? ओके, अब देखो क्या कह रहा है ये हमसे आगे, द नंबर ऑफ ईयर इन विच पॉपुलेशन विल डबल। हाँ जी देखिए क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन डबल हो जाए, एज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, मीन्स और कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि कोई बाहर से अंदर नहीं आया और अंदर से बाहर नहीं गया है ना। हाँ जी, ये जिस भी प्लेस की वैल्यू दे रखी है। हाँ जी, अब देखिए क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन विल बी डबल, पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाए? डबल हो जाए। तो याद है कि शॉर्टकट करवाया था क्लास में,
कभी भी वैल्यू डबल हो जाए। अब अच्छा ये बताओ कंपाउंडिंग है या सिंपल है? देखो अंडरस्टूड होता है जब भी बात आ जाती है पॉपुलेशन की तो कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है पॉपुलेशन, बट फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कंपाउंडिंग वैल्यू, जिसको हमने क्या बोला था? फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 1 प्लस माइनस आर इसकी पावर n। ठीक है, तो पॉपुलेशन का जब भी केस आता है हमेशा कंपाउंडिंग होती है, क्योंकि एक बार जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज वैल्यू पे इंक्रीमेंट लगेगा ना। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए जब भी वैल्यू डबल होती है तो फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है? 69 बाई आर प्लस 0.35। तो इतने टाइम में वैल्यू हमारी डबल हो जाती है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। 69 बाई 2 प्लस 0.35। ठीक है, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, अदरवाइज प्रॉपर मेथड तो आप लोगों को आता ही है। 69 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.35, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 69 बाई 2 प्लस 0.35, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 34.85, मीन्स अप्रोक्सीमेट 35 ईयर्स। सेम क्वेश्चन हमने सारे किए हुए हैं क्लास में, है ना। चलिए कोई बात नहीं। यस, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू नॉमिनल रेट 6% पर एनम। आपको क्या दे रखा है? नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट 6%, और कैसा है? पेबल हाफ ईयरली। ठीक है, तो बताओ फॉर्मूला याद है क्या? 1 प्लस आई बाय 2 कर देंगे ना, क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टाइम कितना? 2 माइनस 1 इंटू 100 कर देंगे ताकि हमारी वैल्यू डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाए। राइट, तो देखिए क्या बनेगा? कैलसी पे हमारी कैलकुलेशन बनेगी 1.6% है, ये तो ईयरली है ना, हाफ करोगे तो कितना रह जाएगा? 3%। 3% यानी कि 0.03, तो 1.03 इंटू इक्वल करने से 2 स्टेप हो जाएगा ना, -1 इंटू 100। हाँ जी, चलिए चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 1.03 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, -1 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 6.09%। राइट, तो ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये कह रहा है मशीनरी की कॉस्ट है 1,25,000। इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो एस्टिमेट की हुई है 20 ईयर्स, क्या ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक की मशीन काम करेगी। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दे रखा है 10%, हमें फाइंड आउट करना है इसकी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा? स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं उसको, जो भी कॉस्ट होगी एसेट की, जो भी कॉस्ट है, फिर 1 प्लस आई इसकी पावर n। ठीक है, हाँ जी, ये एक तरह से सेम फॉर्मूला है आपका कंपाउंडिंग वाला ही, लेकिन यहाँ डेप्रीशिएशन है तो देखो क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर। ठीक है, आई कह लो, r/100 भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। देखो फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग में अपने पास है, 1 प्लस माइनस आई की पावर n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ये सबके लिए ठीक है कि अगर इंक्रीज वैल्यू पे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीज वैल्यू पे डिक्रीमेंट हो तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका पॉपुलेशन की बात आ जाए तो फाइनल वैल्यू की क्या हो जाएगा? आपकी फाइनल पॉपुलेशन। इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। ठीक है, डेप्रीशिएशन की अगर बात आती है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी जो स्क्रैप वैल्यू आएगी। राइट, और इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी उस एसेट की कॉस्ट होगी। ठीक है, प्लस का साइन कब लगाएंगे? जब ग्रोथ होगी, और माइनस का साइन कब लगाएंगे? जब हमारा डेप्रीशिएशन होगा। ठीक है, ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? स्क्रैप वैल्यू किसके इक्वल? जो भी कॉस्ट है, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 1,25,000
25,000 अब डेप्रीशिएट हो रही है 20 ईयर्स तक और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है 10%। तो 1 में से 0.1 लेस कर देंगे, 0.1 क्लियर है ना कैसे आया 10% यानी कि 10/100 मीन्स कितना 0.1। तो 1 में से 0.1 गया कितना आया 0.9। कितने टाइम तक डेप्रीशिएशन है 20 ईयर्स तक, राइट। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलसी पे क्या करना है 0.9 इंटू इक्वल करने से कितने स्टेप हुआ अपना 2 स्टेप। अब इक्वल 18 टाइम्स, राइट, एंड इंटू 1,25,000। हाँ जी, अब देखिए ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे भी रखी है 0.101215, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू हमें सॉल्व करके भी दे रखी है, बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1,25,000 से, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार एग्जाम में दो तो हमें कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर पे 0.9 इंटू इक्वल कितने स्टेप हो गया है 2 स्टेप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18। हाँ जी, तो देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.121576 समथिंग आई है, ठीक है। लेकिन इसने 1215 तक वैल्यू दे रखी है, 4 स्टेप तक, कोई बात नहीं है। और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1,25,000 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई। इससे अगर हम करते हैं तो 15197, ठीक है 15197। लेकिन अगर हमें जो वैल्यू दे रखी है एक बार उससे और कर लेते हैं 0.1215 इंटू 125, तो ये वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 15187.5 मीन्स ये आंसर, ठीक है। तो दोनों ही केस में अप्रोक्सीमेट इसी के इक्वल ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अगर वैल्यू दे रखी है तो अच्छा है कि आप वैल्यू यही वाली यूज करो, अदरवाइज आपको सॉल्व करने भी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, ये कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। देखिए वर्डिंग क्या है एवरी ईयर, हर साल इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। सो एज टू एक्यूमुलेट रुपीज 3 लाख, कि हमारे पास 3 लाख रुपीज इकट्ठा हो जाए, कब एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 लाख रुपीज है वो आज के टाइम की वैल्यू है या आने वाले टाइम की वैल्यू है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास 10 साल के बाद 3 लाख रुपए हो जाए तो बाद की वैल्यू क्या होती है फ्यूचर वैल्यू, और जो आज की वैल्यू होती है वो क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू। तो अब ये जो 3 लाख रुपीज है वो कम मिलेंगे 10 साल के बाद, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई फ्यूचर वैल्यू, राइट। ओके, एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग एनुअली 10%। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, इसमें एवरी ईयर वर्ड आ गया, मतलब क्वेश्चन एन्युटी का है। एन्युटी क्वेश्चन के लिए हम 3 ही चीजें चेक करते हैं ना। हाँ जी, कौन कौन सी, कि सबसे पहले क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं है। यस, एन्युटी का क्वेश्चन है। फिर हम चेक करते हैं क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है या फ्यूचर वैल्यू का है। तो ये बात भी कंफर्म हो गई, किसका क्वेश्चन है फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तीसरी चीज हम क्या चेक करते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी या जो भी है प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, इमीडिएट है, रेगुलर है, ऑर्डिनरी है या फिर ड्यू है, ठीक है। और कोई भी नाम ले सकते हैं, ऑर्डिनरी है या फिर ड्यू का क्वेश्चन है। अब बताओ क्या इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिले। यस, एन्युटी का क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या लेंगे ऑर्डिनरी, सिंपल। ओके, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी का, राइट। क्या होता है फॉर्मूला, a1 प्लस आई की पावर n-1 डिवाइड बाय आई, राइट। तो चलिए सारी वैल्यूज बस पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 3 लाख, राइट। ए फाइंड आउट करना है, रेट है 10% मीन्स 1.1, कितने सालों के लिए 10 ईयर्स के लिए, -1 डिवाइड बाय 0.1। हाँ जी,
देखिए आपको यहां पर केवल इसकी वैल्यू दे रखी है 1.1 की पावर 10, राइट? तो केवल इसकी वैल्यू दे रखी है। यस, ध्यान से देखिएगा अब ये स्टेप। आप इसको कैलसी पे कैसे करेंगे? 1.1 इंटू इक्वल, देखो मल्टीप्लाई में तो इंटू इक्वल करेंगे, 2 स्टेप हो गया। अब इक्वल इक्वल 8 टाइम्स, या फिर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू भी ले सकते हो, -1 डिवाइड बाय 0.1। यहां तक स्टेप क्लियर है? ओके। अब इसके बाद देखो ये वैल्यू आपको इस तरफ चाहिए ना डिवाइड में, तो आप क्या करोगे? डिवाइड इक्वल इनटू, ये स्टेप और आपको करना है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे 3 लाख से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, स्टेप समझ में आया क्या? एक बार देखिए मेरे साथ साथ कीजिए। हमें क्या करना है? 1.1 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड इक्वल इनटू 3 लाख। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1882। ये क्या हुआ? एक बार 3 लाख पूरा नहीं लिखा गया। 1.1 इंटू इक्वल, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड इक्वल इनटू 3 लाख। तो ये वैल्यू आ गई 18823.61। हाँ जी, तो देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है? ए ऑप्शन से मैच कर रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो वैल्यू इसने दे रखी थी वो यूज करके भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो वैल्यू है 1.1 इसकी पावर 10 25937 है, राइट? तो डायरेक्ट आप ये टाइप कर सकते हैं 2.5937, राइट? -1 डिवाइड बाय 0.1। नाउ इतना करने के बाद देखो इस वैल्यू को हमें इधर लेके आना है ना, तो क्या करना है? डिवाइड इक्वल इनटू 3 लाख। तो ये वैल्यू आ गई 18824 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो बल्कि हमारी डायरेक्ट कैलकुलेशन से एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, ₹5000 इज पेड एवरी ईयर। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, 5000 रुपीज पेड किए, लेकिन कैसे? एवरी ईयर। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना एन्युटी के, बिल्कुल तसल्ली से किया करो, जरा सी भी गलती हमारा पूरा क्वेश्चन गलत कर जाती है। ठीक है, तो जल्दी का मतलब, स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि हम क्वेश्चंस को ठीक से ना पढ़े। ठीक है, ओके। हाँ जी, इसीलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से करा रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है, और एग्जाम में भी यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी, रिलैक्स होके करो, कम से कम जितने क्वेश्चन कर रहे हो वो तो अच्छे से करो ना, उसमें तो आप डैम श्योर हो ना कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी मैटर करती है। बहुत ज़्यादा आपने क्वेश्चन कर दिए पर उसमें गलत कर दिया तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आपके सही वाले के नंबर भी ले जाएगा। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स होके करो, ठीक से करो, अच्छे से करो। ठीक है, ओके। हाँ जी, ₹5000 पेड एवरी ईयर। हाँ जी, तो देखो एवरी ईयर वर्ड आ गया, मतलब एन्युटी का क्वेश्चन है। फॉर 10 ईयर टू पे ऑफ ए लोन। देखो लोन के जो क्वेश्चन होते हैं इन जनरल प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो लोन अमाउंट होती है वो तो आज के टाइम आपने लोन लिया तो वो आज के टाइम की वैल्यू ही ना। मान लिया आपने 2 लाख रुपए किसी से उधारे लिए तो आज 2 लाख रुपए है ना। ठीक है, 10 साल बाद तो उसकी वैल्यू नहीं है ना 2 लाख रुपए। ठीक है, तो जो लोन वाले क्वेश्चन होते हैं वो कौन से क्वेश्चन बनेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि लोन का मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कौन से बनेंगे? वो जो अमाउंट होगी लोन अमाउंट वो आज के टाइम की वैल्यू है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द लोन अमाउंट? हमें क्या फाइंड आउट करना है? लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है 14% पर एनम। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक ही वैल्यू आपको दे रखी है 5000, है ना, हर साल पे कर रहे हो कितना? 5000, राइट। टाइम आपको दे रखा है 10 इयर्स और रेट आपको दे रखा है 14%, राइट।
प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। अच्छा, जब भी आपका एन्युटी का क्वेश्चन आता है, कौन सी तीन बातें देखनी है? क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लिक किया, यस एन्युटी का है। फिर प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है कि फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है? तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व, यस प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। फिर तीसरा ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है कि ड्यू का। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है क्या? नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी का है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूले में उठा के वैल्यू ही पुट करनी है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी। वैसे फॉर्मूला क्या होता है? -1 प्लस आई की पावर -n-1 डिवाइड बाय आई। ये सिंगल फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, बट इसने वैल्यू दे रखी है तो हम फॉर्मूला ये यूज नहीं करते। इसने क्या किया है, इस पूरी ही वैल्यू को विद नेगेटिव साइन पूरा सॉल्व करके आपको दे रखा है। ठीक है, हाँ जी, एक ही वैल्यू भी दे रखी है, बस सिंपल इस वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दो, 5000 से आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी तो हम इसको कैसे करेंगे? हम तो उस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, हाँ जी, यस, एक ही वैल्यू कितनी है? 5000। 1.14 क्लियर है ना? 0.14 कैसे आया? इसकी पावर -10-1 डिवाइड बाय 0.14, राइट। तो देखिए कैलसी पे क्या करना है आपको, पहले करोगे 1.14, नाउ डिवाइड इक्वल करने से कितने स्टेप हुआ? 1 स्टेप। अभी तक ये कितने स्टेप हुआ है? 1 स्टेप। नाउ इक्वल 9 टाइम -1 डिवाइड बाय 0.14 इंटू 5000। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए कर लेते हैं। ये है 1.14 डिवाइड 1.14 डिवाइड इक्वल करने से 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.14 इंटू 5000। यस, देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 26080.57। हाँ जी, कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है? यस, बी ऑप्शन से मैच कर रही है। डन, क्लियर सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 2000 इज इन्वेस्टेड। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2000 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हाँ जी, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं ईच मंथ के एंड में इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट रेट 6% पर कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी? हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्यूचर वैल्यू। तो बताइए क्या हमें तीनों क्वेश्चन के आंसर मिले? तीनों क्वेश्चन कौन से? क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का है? यस, क्योंकि ईच मंथ आ गया, राइट। क्या ये क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है, प्रेजेंट वैल्यू का है? इस क्वेश्चन का आंसर मिला, यस फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। फिर थर्ड, ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है कि ड्यू का क्वेश्चन है? ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है, एंड ऑफ ईच मंथ, राइट। तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब तो बस फॉर्मूला ही लगाना है, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी, राइट। तो बताइए फ्यूचर वैल्यू किसकी इक्वल होगी? ए 1 प्लस आई की पावर n-1 डिवाइड बाय आई। अच्छा, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही करोगे, डायरेक्ट कैलसी पे करोगे। यहाँ मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख रही हूँ क्योंकि इस टाइम तो आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना, तो रिवीजन के टाइम पे तो सारे फॉर्मूले जितनी बार आप रिकॉल करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, हाँ जी, चलिए करते हैं। फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 6% जो रेट है अपना, वो हमारा ईयरली रेट है, राइट। तो बताओ ईयरली को हमें किस में चेंज करना है? मंथ में। तो 6/12 कर देंगे, 6 सीधा 1200 ही कर लीजिए, तो 0.0005 ये हमारा रेट आ गया। ओके, हाँ जी, 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही वैल्यू भी है हमारे पास, राइट। 1.005 इसकी पावर कितने टाइम तक? ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ ये जो n होता है वो क्या होता है? कितनी बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, राइट, वो वैल्यू हम लिखते हैं। तो ये कह रहे हैं आफ्टर 10th पेमेंट। ठीक है, 10th पेमेंट यानी कि 10 बार कैलकुलेशन की, राइट। तो पावर 10-1 डिवाइड बाय 0.005। हाँ जी, क्लियर दिस स्टेप? ओके, चलिए अब इसको करते हैं हम। कैलसी पे देखिए क्या करना है, 1.005
005 इनटू इक्वल, देखो मल्टीप्लाई की टर्म है तो इनटू इक्वल करेंगे ना, इनटू इक्वल कितनी बार, ये हो गया हमारा 2 स्टेप्स, ठीक है। अब इक्वल इक्वल 8 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 0.005 इंटू 2000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखो इसमें, इस क्वेश्चन में तो वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में वैल्यू दे रखी हो, तो इसलिए सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। और अब जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो विद कैलकुलेशन ही करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन इसमें दे रखी है वैल्यू वो आप ले लोगे, ठीक है। ओके हाँ जी, 1.005 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.005 इंटू 2000, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.00, ओ 000 था, 0005, ये यहां गड़बड़ कर दिया हमने ना। एक बार करके देख लेते हैं, 6 डिवाइड बाय 1200, हाँ 00 ही है, 0.005। चलिए 1.005 इंटू इक्वल, तो डिवाइड बाय 0.005 इंटू 2000, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 20456, यही आ रहा है भाई। ओके ये क्वेश्चन भी भाई हाईलाइट करो, ये जो क्वेश्चन है आपका इसमें 2000 इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है ये इसके इक्वल 20456, जो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें जो आंसर दे रखा है ना वो 5000 के अकॉर्डिंग दे रखा है, एक बार चेक करो 5000 के अकॉर्डिंग, ये बाकी स्टेप सेम रहेगा, बस इधर एक बार 5000 से मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1.005 इंटू इक्वल, तो -1 डिवाइड बाय 0.005 इंटू 5000 करो, तो देखिए ये वैल्यू आ रही है 51140, ठीक है, 51140। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक तो क्या, बस ये तो प्रैक्टिस के लिए ही होता है आपका एमटीपी जो होता है। हाँ जी, बात समझ में आ गई कि इसमें जो आंसर दे रखा है वो इन किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, जो हमारा आंसर आ रहा है उस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्या कह रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 ईयर्स, आएगा यहाँ पर ईयर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम फॉर 9 ईयर्स एट 5%। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। यस देखिए क्या कह रहा है, एक सम ऑफ मनी है, ठीक है, इस पे 6% का रेट 7 ईयर के लिए इक्वल है, किसके इक्वल है, ट्वाइस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम, एक दूसरा सम है उसका 5% के रेट से 9 ईयर। अब इसने देखो क्या कहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 ईयर इज इक्वल टू ट्वाइस, ये जो वैल्यू है ऑलरेडी 2 टाइम है, राइट। तो अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब तो बस आगे कैलकुलेशन ही करनी है, चलिए कीजिए कैलकुलेशन। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू भी कैंसिल, तो यहां से आ गया 7x इज इक्वल टू 15y। ध्यान दीजिएगा इसमें कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो अंडरस्टूड है कि पहले वाला सम फिर दूसरे वाला सम, यानी कि x बाय y। तो देखो x इधर है ही, y को इधर लेके आए, तो ये क्या बनेगा 15/7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, तो ये तो सारे क्वेश्चन हमने सेम क्लास में किए हुए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ जी देखिए क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल बी अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ।
हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट से डबल हो जाती है। ठीक है, तो याद है क्या शॉर्टकट कि जब भी हमारी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट से वैल्यू डबल हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, अमाउंट के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे n-1 इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो डबल हो रही है तो क्या लिखेंगे 2 - 1 यानी कि सिंपल 100 बाय 6.25। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते कितना आ रहा है, 100 डिवाइड बाय 6.25, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 16 ईयर। सिंपल। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए लॉजिकली अगर आप करना चाहो, अ सम ऑफ मनी बिकम डबल, मनी डबल हो गई है आपकी, तो अगर मान लिया आपके पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज थे तो अब कितने हो गए 200, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100। ये बात क्लियर। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट है 100, प्रिंसिपल है 100, रेट गिवन है 6.25% और टाइम फाइंड आउट करना है, यही बात बनी। ठीक है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 100 बाय 6.25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, चलिए ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, फिर से देखिए पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ गया है। ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, हमें 3 साल बाद की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। व्हेन प्रेजेंट पॉपुलेशन, आज कितनी है पॉपुलेशन 25,000 एंड पॉपुलेशन इंक्रीज रेट 3% फॉर फर्स्ट ईयर, 4% सेकेंड ईयर एंड 5% थर्ड ईयर। राइट, ओके, हाँ जी देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमें दे रखी है और जो भी रेट है। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि जो रेट है ना हर बार अलग होता जा रहा है। क्लियर, तो देखिए क्या कह रहा है ये हमसे, स्टार्टिंग में कितने रुपीज है 25,000, पहले साल इंक्रीमेंट 3% यानी कि 1.03, सेकेंड ईयर 4%, थर्ड ईयर 5%, तो ये हमारी आ जाएगी फाइनल वैल्यू। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो ऑन कैलसी, देखिए कैसे 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, तो 25,000 प्लस 3% प्लस 4%, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 28,119। ठीक है, हाँ जी ऊपर वाले मेथड से देखिए हमने क्या किया, 25,000 इंटू 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.05, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 28,119। कोई भी मेथड से करो जो भी आप लोगों को ठीक लगता है। ठीक है, ओके, हाँ जी आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम अमाउंट टू रुपीज दिस, इसने क्या कहा, ए सम अमाउंट टू रुपीज दिस, यानी कि ये हमें क्या दे रखी है अमाउंट, और ये क्या है प्रिंसिपल, रेट गिवन है 10%, हमें क्या फाइंड आउट करना है टाइम। राइट, तो यहां देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अ सम अमाउंट टू रुपीज, फाइनल वैल्यू आपको दे रखी है, इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी है, रेट आपको दे रखा है 10% यानी कि 1.1 बन जाएगा, और टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, एन भी कह सकते हो, एन मतलब जितनी भी टाइम आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ईयर में तो एनओटी सेम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 1000 को इधर लेके आए तो ये बना 1.331 एंड 1.1 की पावर n, तो जब भी हमें n कैलकुलेट करना होता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, या फिर कैलसी से ये जो वैल्यू है आप क्या करोगे 1.1 इंटू इक्वल करके देखोगे कितने स्टेप करने से वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, पॉइंट्स में नहीं होगी, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन या पॉइंट में है तो फिर आप
ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी कैसे। तो देखिए 1.1 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, एक बार और किया तो ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ गई। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ईयर, क्योंकि इंटू इक्वल इक्वल करने से हमारी ये आंसर एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। अब अगर मान लिया आंसर होता 3.31 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते 1.1 की पावर फ्रैक्शन आ गई ना। तो देखो हमने किया था ना, याद है 100/12 टाइम वाली ट्रिक्स, तो आप उससे चेक कर सकते हो कि आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए ओके, हाँ जी, तो ये हमारा आंसर हो गया 3 ईयर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही आपके आते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, बहुत आराम से क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स, ओके, और 8 बुक्स है जो उसके इंटरेस्ट की है, ठीक है। ही डज नॉट वॉन्ट टू बोरो मैथमेटिक्स, यहां भी देखो मैथमेटिक्स पार्ट 2 अनलेस मैथमेटिक्स पार्ट 1 इज ऑल्सो बोरोड। इसने क्या कहा कि मैथमेटिक्स पार्ट 2 वो तब तक नहीं लेगा जब तक कि उसके पास पार्ट 1 ना हो। मीन्स उसकी जो सारी बातें वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई कि वो पार्ट 1 लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। देखो ये कह रहा है ही डज नॉट वॉन्ट टू बोरो मैथमेटिक्स पार्ट 2, तब तक नहीं लेगा जब तक कि उसके पास पार्ट 1 ना हो। यानी कि सारी बात किसके ऊपर है, पार्ट 1 के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बोरो करता है या फिर बोरो नहीं करता है, ठीक है। सारी बात इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज ही चूज द 3 बुक्स, उसको टोटल कितनी बुक सिलेक्ट करनी है 3 बुक्स, ओके। क्वेश्चन समझ लिया हमने, अब बिल्कुल रिलैक्स होके क्वेश्चन करो, बिल्कुल आराम से आप कर पाओगे। देखो क्या कह रहे हैं, पार्ट 1 उसने बोरो कर ली, यानी कि एक पर्टिकुलर बुक उसने ले ली। टोटल 8 बुक्स थी, उसमें से एक बुक उसने ले ली, कितनी बुक बची 7 बुक। उसको कितनी बुक लेनी थी 3 बुक्स, उसने एक बुक ले ली, कितनी बुक और लेनी है 2 बुक, राइट। तो अब 7 बुक में से कोई भी 2 बुक ले सकता है ना, क्योंकि पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 तो उसकी इच्छा है ना, ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता। तो इन 7 में से कोई भी 2 बुक वो बोरो कर सकता है, राइट, ओके। अब अगर उसने पार्ट 1 नहीं ली, नोट बोरो, एक पर्टिकुलर बुक उसने नहीं ली, देखिए 8 बुक में से एक पर्टिकुलर बुक उसने नहीं ली, ठीक है। 8 बुक में से एक पर्टिकुलर बुक उसने नहीं ली, ठीक है। तो एक बुक जब उसने नहीं ली तो पार्ट 2 भी तो नहीं लेगा ना उसके साथ, पार्ट 1 नहीं ली, पार्ट 2 भी नहीं लेगा, राइट। तो 2 बुक तो वो ले ही नहीं रहा ना, 8 में से 2 बुक गई, कितनी बची 6 बुक। उसको कितनी रिक्वायर्ड थी 3 बुक, तो इन 6 में से कोई भी 3 बुक ले लेगा। हाँ जी, बात समझ में आई, एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो क्या कहना चाह रहा है, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा। इसने हमसे बोला कि अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट, वो लाइब्रेरी गया, उसके पास 3 टिकट्स है, यानी कि वो मैक्सिमम 3 बुक्स ले सकता है। अब 8 बुक्स है उसमें लाइब्रेरी में जो वो ले सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि पार्ट 2 तब तक नहीं लेगा जब तक कि पार्ट 1 नहीं है। तो यानी कि सारी स्टोरी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि पार्ट 1 उसने लिया या नहीं लिया, राइट। तो अगर उसने पार्ट 1 बोरो कर लिया या फिर बोरो नहीं किया, ये 2 ही केस हो सकते हैं। तो बीच में कौन सी थ्योरम आएगी, एडिशन थ्योरम, कि या तो उसने बोरो किया है या फिर बोरो नहीं किया है, ठीक है। अगर उसने पार्ट 1 बोरो कर लिया, 8 बुक्स थी उसके इंटरेस्ट की, एक बुक उसने ऑलरेडी ले ली, कितनी बुक्स बची 7 बुक। उसको कितनी बुक लेनी थी 3 बुक, एक बुक वो ऑलरेडी ले चुका, तो कितनी बुक्स बची 2 बुक्स और, है ना। तो 7 में से उसने 2 बुक्स और ले ली। क्लियर दिस स्टेप, ओके। अब नोट बोरो, ये मैथ्स का पार्ट 1 उसने बोरो नहीं किया। अब जब पार्ट 1 ही नहीं है, पार्ट 2 भी नहीं लेगा, तो 8 में से वो 2 बुक्स नहीं लेगा, कितनी बुक्स बची 6, लेकिन उसको तो 3 की रिक्वायरमेंट थी ना, तो 6 में से कोई भी 3 बुक्स ले लेगा। डन, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। इसने बोला कि टोटल 12 क्वेश्चंस थे। 12 क्वेश्चन डिवाइड है 2 पार्ट्स में। ओके, 12 क्वेश्चन डिवाइड से 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ये कह रहे पार्ट ए इसमें कंटेंट है 7 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट, उस कैंडिडेट को टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3, कम से कम 3 हर एक पार्ट से अटेम्प्ट करने हैं। तो कितने मैक्सिमम सिलेक्शन हो सकते हैं? मैक्सिमम वेज कैन द कैंडिडेट सिलेक्ट द क्वेश्चन, कितने वेज से वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। हाँ जी, ध्यान से सुनना, ये कह रहे टोटल 12 क्वेश्चन थे, 2 पार्ट में डिवाइड है 7 और 5, उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 8 क्वेश्चन और कम से कम 3 हर एक पार्ट से होने चाहिए। अब वो पार्ट ए लेके बैठा, उसको यहां से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो करने ही है, लेकिन टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 8, यानी कि वो सेकंड पार्ट से बाकी के क्वेश्चन करेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन और। ये बात क्लियर? लेकिन अगर उसने पहले वाले से 4 क्वेश्चन कर दिए तो बाद वाले से भी कितने क्वेश्चन करेगा? 4, और पहले वाले से अगर उसने 5 क्वेश्चन ले लिए तो बाद वाले से कितने? 3। अब एटलीस्ट 3 तो हर एक पार्ट से लेने हैं, तो केवल यही केसेस बनेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है? 7c3, 7 6 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। अच्छा, जब भी ये कैलकुलेशन करो ना, कभी भी जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में हमेशा इन क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 5c5 किसके इक्वल? 1 प्लस 7c4, आपको पता है 7c4 को क्या लिख सकते हैं? 7c3। ठीक है, तो अगेन 7 6 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। हाँ जी, 5c4, बताओ 5c4 को क्या लिख सकते हो? 5c1, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 5। ओके, नेक्स्ट वैल्यू देखिए 7c5, 7c5 को क्या लिख सकते हो? 7c2, है ना। 7c5 हमारा किसके इक्वल है? 7c2, यानी कि 7 इंटू 6 बाय 2, राइट। एंड 5c3 को क्या लिख सकते हैं? 5c2, तो 5 इंटू 4 बाय 2। हाँ जी, यहां तक सारी बातें क्लियर? ओके, चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल और ये वैल्यू भी कैंसिल, तो ये आ गया 35 प्लस 35 इंटू 5, यस ये बन गया 35 इंटू 5, 175, एंड ये वैल्यू आ रही है 7 इंटू 6 इंटू 5, 210, राइट। तो टोटल ये हमारे पास आ गया 210 प्लस 175 प्लस 35 मीन्स 420। हाँ जी, क्लियर। तो ये हमारा आंसर, बताओ समझ आया सभी को? तो बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन करोगे ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन हड़बड़ी में क्वेश्चन करोगे तो आते हुए क्वेश्चन भी रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है कि कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैथ्स में एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकती है, या आप लोगों को प्रैक्टिस कम होने की वजह से हो सकता है टाइम लग जाए, बट वो स्टैट कवर कर देता है। ठीक है, क्योंकि स्टैट में एक क्वेश्चन, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, हार्डली 1 से 2 सेकेंड लेंगे। ठीक है, हाँ जी, यस। तो इसलिए मैथ का पेपर तो रिलैक्स होके करो, रीजनिंग भी रिलैक्स होके करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, टोटल 5 जजेस हैं। इन हाउ मेनी वेज द बेंच कैन गिव अ मेजॉरिटी डिवीजन। इसका मतलब क्या है? मेजॉरिटी डिवीजन का मतलब कि ज्यादा जजेस, जैसे ज्यादा जजेस उसमें अपना सहमति दे दें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस। अब देखो टोटल 5 जज है, राइट। अब इसने क्या कहा है कि इन हाउ मेनी वेज द बेंच कैन गिव मेजॉरिटी डिवीजन, मींस एटलीस्ट 3 तो अपना डिसीजन फेवरेबल दे दें, तो 5 में से एटलीस्ट 3।
हो सकता है 4 फेवर में हो और हो सकता है पांचों के पांचों जजेस फेवर में हो, तो मेजॉरिटी फेवरेबल हो गई। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5c3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। 5c4, हाँ जी बताइए, 5c4 हमें पता है 5c1 के इक्वल, राइट, एंड 5c5 1। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, तो 10 प्लस 6 16 आंसर हो जाएगा। हाँ जी क्लियर, ओके। हाँ जी नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने क्लास में ना, नया कुछ भी नहीं है। यस आगे देखिए, गिवन P7K, आपको पता है ना कि इसकी जो नोटेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7PK इज इक्वल टू 60 टाइम्स 7PK माइनस 3। सिंप्लीफाई करना है। हाँ जी 7PK किसके इक्वल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस K फैक्टोरियल। इधर 60 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस K, साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये सेम वैल्यू कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बना 7 और 3 कितना, 10 माइनस K फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 7 माइनस K फैक्टोरियल। क्लियर दिस स्टेप, ओके। हाँ जी अब देखो 10 माइनस K यानी कि 10 माइनस K, 9 माइनस K, 8 माइनस K, 7 माइनस K फैक्टोरियल। यहां तो मैं समझाने के हिसाब से आराम आराम से कर रही हूं, अदरवाइज इतना टाइम लगेगा नहीं। यस इज इक्वल टू 60 टाइम्स 7 माइनस K फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू कैंसिल। अब देखो इस 60 के ऐसे फैक्टर जरूर बनेंगे जो 3 कॉन्जिक्वेटिव टर्म्स है, राइट। तो बताइए बन रहे हैं ना फैक्टर 5 4 3, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये एडिशनल बेनिफिट हमें मिल जाता है, राइट। तो बताइए 10 माइनस K किसके इक्वल, 5, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। सिंपल, तो ये हमारा आंसर। हाँ जी क्लियर सभी को, बढ़े आगे, ओके। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a की पावर 1 बाई एक्स, b की पावर 1 बाई वाई, c की पावर 1 बाई जेड। ए बी सी हमें जीपी में दे रखी है। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, पर ये क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज में यू शुड रिमेंबर वाले क्वेश्चन जो एक साथ डाले हुए हैं, याद है ना। हाँ जी ए बी सी आर इन जीपी, जीपी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। आप देखो फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करो, हमने इंडिसेस में भी किया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैसे करते हैं, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, यानी कि 2। अब यहाँ पे बेस क्या है, b, b की पावर क्या है 1 बाई वाई, 1 बाई वाई का रेसिप्रोकल y, तो ये क्या बन गया 2y। इधर पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, तो यानी कि x, 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल x, मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से मतलब z। तो बताओ 2y इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस जेड किसकी कंडीशन होती है, एपी सीरीज की। तो कितना शॉर्ट हो गया क्वेश्चन, राइट। तो ये हमारी वैल्यू क्या फॉर्म कर रही है, एपी। सिंपल क्वेश्चन कर पा रहे हो ना सीक्वेंस एंड सीरीज का भी। तो ये किस वजह से कर पाए, क्योंकि इंडिसेस में हमने सीखा था, राइट। हाँ जी आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, इफ द पीएट टर्म ऑफ ए जीपी इज एक्स, क्यूएट टर्म इज 5, फाइंड द एननेट टर्म। देखो वैसे तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था ये कि डायरेक्टली इसको याद रखना है, राइट। याद करने का तरीका भी बता दिया था, है ना। देखिए याद है आप लोगों को, यू शुड रिमेंबर एपी एंड जीपी वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें हमारा ये डायरेक्ट आंसर था इसके इक्वल, है ना। पीएट टर्म आपको दे रखी है एक्स के इक्वल, क्यूएट टर्म आपको दे रखी है वाई के इक्वल, हमें फाइंड आउट करनी है एन नेट टर्म, ठीक है। तो देखो याद है आपको कि यहां पर x है, x है तो उसके दूसरे वाला वैल्यू x के साथ p था, तो हमें क्या लेना है q, राइट। अगर यहाँ पे y है, इसके साथ क्या दे रखा है q, तो यहाँ पे क्या आएगा p, और दोनों ही किस में से सब्ट्रैक्ट होंगे n में से, और इस पूरे की पावर 1 बाय p माइनस q,
है ना। तो ये हमने डायरेक्ट याद किया था, तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो जिसको याद है, अदरवाइज आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके कर सकते हो। वैल्यू पुट कैसे, जैसे पीएट टर्म एक्स है, मान लिया सेकेंड टर्म इसकी है 4 ले लेते हैं, ठीक है, और क्यूएट टर्म इसको इसकी दे रखी है y की इक्वल, मान लिया थर्ड टर्म आपकी दे रखी है 8, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एन नेट टर्म फाइंड आउट करनी है। एन नेट टर्म मान लिया हमें फाइंड आउट करनी है फोर्थ टर्म, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो यहां देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई 4, क्यूएट टर्म क्यू की वैल्यू हो गई 3, पीएट टर्म p की वैल्यू हो गई 2, और पीएट टर्म x की वैल्यू कितनी हो गई 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो सारी वैल्यू हमने लिख ली, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है फोर्थ टर्म, सिंपल। चलिए अब इस पे सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड टर्म 4 यानी कि AR4, थर्ड टर्म यानी कि AR² 8, यहां से हम R इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 8/4, ये वैल्यू आ गई हमारी R की 2, R आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट करके A कैलकुलेट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन में हमने पुट किया, तो यहां पर हमने पुट कर दिया A इंटू 2 4, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब देखिए A की वैल्यू है हमारे पास, R की वैल्यू है हमारे पास, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या बन जाएगी AR3, यानी कि 2 इंटू 2 क्यूब, यानी कि हमारे पास आ गया फोर्थ टर्म 16, ठीक है। अब चेक करो कौन सी ऑप्शन में वैल्यू पुट करके वैल्यू 16 आ रही है। यस, x की जगह क्या पुट करना है 4, n की जगह क्या पुट करना है 4, q की जगह क्या पुट करना है 3। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम हम तो छोड़ ही आएंगे, नहीं छोड़ना नहीं भाई, लास्ट में कर सकते हो। जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको लास्ट में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 4 माइनस 2, हाँ जी, तो देखिए 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 4, और डिवाइड में कितना है 4 माइनस 2 2, तो ये तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, 16 के इक्वल नहीं आया, तो ए ऑप्शन नहीं है। चलिए बी ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू कितना 4, n की वैल्यू कितना 4 माइनस 3 डिवाइड बाय y की वैल्यू 8, n की वैल्यू 4, p की वैल्यू 2, इस कंप्लीट की पावर है p माइनस q, यानी कि 2 माइनस 3। हाँ जी, चेक करते हैं, ये बना 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 2, 8 स्क्वायर 64, इसकी पावर -1। हाँ जी, ये वैल्यू आ गई। ओके, ये गैप सेम होने की वजह से ऐसा हो गया, जो p माइनस क्यू पावर है, राइट, क्योंकि 1/p माइनस क्यू भी हमारा -1 ही आएगा, और ये वैल्यू भी, इस वजह से आपका आंसर सेम हो गया। तो ये तो आंसर से गड़बड़ हो सकती है, तो इससे अच्छा तो हमारा जो तरीका है ना कि इसको एज इट इज याद करने वाला, यू शुड रिमेंबर APNGP, वो तरीका ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें तो गड़बड़ होने के चांस है, क्योंकि यहाँ पे बाकी डाटा बिल्कुल सेम दे रखा है। आप p माइनस क्यू से भी वही आ रहा है और 1/p माइनस क्यू से, तो इसमें एग्जाम्पल पे डिपेंड हो गया ना ये तो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इनका गैप 1 हो गया, गैप 1 ना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। सेकेंड टर्म अगर हम यहाँ पे केवल फर्स्ट टर्म लेते तो हो सकता है आ जाता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यस, मेथड क्लियर हो गया ना, एग्जाम्पल तो कोई और भी ले सकते हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज दिस अप टू n टर्म्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द सीरीज दिस अप टू n टर्म्स। ओके, देखो इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट बताया था, डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो, राइट, याद है क्या, k/81 9n -1 प्लस 0.1 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या किया हुआ है, जो 9 वाली टर्म है उसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा 5/9n, राइट। आगे देखो क्या है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा 5/,
5/81 माइनस साइन कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 0.1 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारा मैच कर रहा है 5n/9 माइनस 5/81 1 माइनस, हाँ जी, बी ऑप्शन आंसर। तो ये तो था हमारा मेथड जो हमने क्लास में किया था, पर जरूरी नहीं है ना कि सबको याद हो। तो देखो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, सम ऑफ द सीरीज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो सम में ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, राइट। तो अगर हम दो वैल्यू का भी कर ले इनफ है। ए की वैल्यू देखो S1 और A1 तो सेम होंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम आना चाहिए 0.5। S2 क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड टर्म की एडिशन, यानी कि 0.5 और 0.55, राइट। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आनी चाहिए इसके इक्वल। तो देखिए ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ रही है, 0.5 प्लस 0.55, तो ये वैल्यू आनी चाहिए 1.05। तो दो वैल्यू पे हम चेक कर लेते हैं इसको। चलिए चेक करते हैं ए ऑप्शन में। यहां देखो ये जो वैल्यू है वो Sn की वैल्यू है, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म के इक्वल आना चाहिए। चलिए n की वैल्यू फर्स्ट 1 पुट कर देते हैं, तो 5/9 प्लस 5/9 1 माइनस 0.1 की पावर 1, राइट। तो चेक करो क्या ये वैल्यू हमारी 0.5 आ रही है। तो ये बना 5/9 प्लस 5/9 1 माइनस 0.1, तो 1 माइनस 0.1, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.9। इसकी मल्टीप्लाई की 5 डिवाइड बाय 9, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 0.5/9 प्लस 0.5। तो इसमें प्लस करेंगे 5/9, 5 डिवाइड बाय 9 प्लस 0.5, तो ये वैल्यू आ रही है 1.0555 समथिंग। ठीक है, तो देखो 1 पुट करने से वैल्यू 1.05 समथिंग आ गया, यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हमें तो 1 पुट करने से वैल्यू क्या चाहिए थी, 0.5 चाहिए थी, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं किया। ओके, सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। हमने n की वैल्यू 1 पुट की, तो देखो ये मेथड भी थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, पर हमारा शॉर्टकट से तो फटाफट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, देखिए n की वैल्यू 1 पुट की तो 5/9 माइनस 5/81 1 माइनस 0.1, राइट। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 0.9 इंटू 5 डिवाइड बाय 81, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5/9 माइनस 0.0555 समथिंग। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाय 9 ये वैल्यू है, माइनस कर देंगे 0.0555, तो ये वैल्यू आ रही है 0.50000। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 पुट करने से तो हमारा आ गया। सिमिलरली n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 10/9 माइनस 5/81 1 माइनस 0.1 की पावर 2। हाँ जी, चलिए अब इसको और देख लेते हैं। 0.1 इंटू इक्वल -1 कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 10/9 माइनस 5/81 और 0.99। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड बाय 81, मेरे साथ साथ करते जाइए। तो ये वैल्यू आ गई 10/9 माइनस 0.0611। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 9 माइनस 0.061111, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.050। हाँ जी, डन। तो यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी गो बाय चॉइस से हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट इससे बेस्ट मेथड है जो हमने क्लास में किया था, राइट। क्या कि केवल इसमें चेंज आता है, बाकी वैल्यू सेम रहती है, k/81 9n माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, अब बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट F इज ए मैपिंग फ्रॉम R टू R, G इज ऑल्सो ए मैपिंग फ्रॉम R टू R, डिफाइंड एज, देखिए f ऑफ x आपको दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है 2x माइनस 3। हमें फाइंड आउट करना है f सर्कल g, f ऑफ जी एक्स, राइट। तो f ऑफ जी एक्स बताइए कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें चाहिए f ऑफ जी एक्स, राइट। तो जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3। तो अब इस पे f अप्लाई करना है, यानी कि f में जहां भी x है उसकी जगह हमें क्या पुट करना है, 2x माइनस 3। चलिए पुट कर देते हैं। हमें कहां कहां नजर आ रहा है x, इधर 2x माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 टाइम 2x माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1। हाँ जी, सिंप्लीफाई किया, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1, तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्वे ऑफ 300 कंपनीज, the number of companies using different media, newspaper, radio and television, तो ये दे रखा है हमें डेटा कि कौन कौन से न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कौन कौन से मीडिया यूज करते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन, और सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो इंटरसेक्शन भी दे रखी है हमें, और तीनों की इंटरसेक्शन भी दे रखी है, तो हम यूनियन तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमें बताना है नंबर ऑफ कंपनी यूजिंग नन ऑफ दिस। तो देखो यूनियन जब हमारे पास आ जाएगा, टोटल पर्सन कितनी, टोटल कितनी कंपनीज है, 300 कंपनीज, तो उनमें से जो इनमें से कोई ना कोई भी मीडिया यूज करती है वो लेस कर देंगे, तो कौन सी आ जाएंगी, जो इनमें से कोई भी यूज नहीं करती, राइट। तो बताइए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें यूनियन फाइंड आउट करना है। तो आता है सभी को, बताइए कैसे, A प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों की इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं, ये हमारा आ गया 340 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 5, हाँ जी, तो ये आ रहा है 250 के इक्वल। अब जल्दबाजी मत कर देना, जल्दबाजी कैसे कि 250 आंसर आ गया, यहां दिख रहा है डन आंसर, नो। देखो इसने बोला है कि जो इनमें से कोई भी मीडिया यूज नहीं करते, तो 300 टोटल है, 250 इनमें से कोई ना कोई मीडिया यूज करते हैं, तो 50 कंपनीज ऐसी है जो इनमें से किसी भी मीडिया को यूज नहीं करती, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन है, बी गिवन है, और f of 1 2, f of 2 4, f of 3 6, f of 4 8, हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स। देखो f फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 1 पुट करने से 2 आ रहा है, 2 पुट करने से 4, 3 पुट करने से 6 और 4 पुट करने से 8, ऐसी वैल्यू दे रखी है, राइट। तो बताइए इनवर्स कैसे आएगा, a को b में चेंज कर दो, b को a में चेंज कर दो, सिंपल। तो ये बन गया 2 1 4 2 6 3 एंड 8 4, राइट। तो ये हमारा आंसर, तो देखिए कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, 2 1 4 2 6 3 8 4, ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, डेरिवेटिव के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना इन टॉपिक्स को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड भी अगर आपने ठीक से कर लिए ना, और एक एक एग्जांपल जो जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत इजीली निकाल सकती हो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो याद है ना जो भी वैल्यू है एक पावर है डिवाइड में सेम वैल्यू, तो x की पावर 3/3, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
x, और प्लस सम कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, इन जनरल जो आपकी बुक में भी यूज किया वो k यूज करते हैं, c भी यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x³ / 3 - x + k, ये आपका आंसर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y की वैल्यू दे रखी है 2x + 4/x। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड डेरिवेटिव, राइट। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो होना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, dy/dx, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, 1/x का क्या होता है, -1/x², राइट, तो -4/x², ओके यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 - 4x की पावर -2, ओके। अब ये तो था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव देखिए कैसे करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के लिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट। -4 एज इट इज, -2 पावर आगे एक पावर कम हो जाती है, तो ये बन जाएगा -3, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो 8/x³, ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो इसने क्या बोला है, x² d² y/dx², यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करनी है x² से, तो x² साथ में है 8/x³, राइट, प्लस x, dy/dx की वैल्यू पुट कर दो 2 - 4/x²। अब इसमें से माइनस करना है y, यानी कि 2x - 4/x, राइट। तो देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये कैंसिल, x बचेगा, तो 8/x प्लस 2x माइनस, ये एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ना, 4/x -2x - 4/x, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन गया हमारा 8x, 8/x सेम वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू भी कैंसिल, किसकी इक्वल 0। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर पा रहे हो ना सभी, हाँ जी, यस। आगे देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, यस। इसमें मैंने बताया था कि अगर बाय चांस किसी को दिक्कत है तो आंसर उठाओ, डेरिवेटिव कर दो, क्वेश्चन के इक्वल आ जाए वो ऑप्शन आंसर, राइट। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद है क्या, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, राइट, माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये जो वैल्यू आई उसका फिर से इंटीग्रेशन, राइट। x² e 3x डिवाइड बाय 3, -2/3 कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी, हमारा क्या बचा, x e 3x dx, ओके। अब इसका देखिए फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x² e 3x/3 -2/3 एज इट इज। अगेन देखो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 बन गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और ये जो वैल्यू आई उसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया x² e 3x/3 -2/3, आप देखो 3 और 3 9 हो जाएगा ना, तो 2/9x e 3x माइनस माइनस प्लस 2/9, हाँ जी। अब केवल एक वैल्यू रही हमारी इंटीग्रेशन में, तो e 3x/3 प्लस सम कांस्टेंट, ये जो भी यूज किया हुआ है, c के कोई भी यूज कर लो, हाँ जी। तो ये आ गया हमारे पास x² e 3x/3 माइनस 2/9x e 3x प्लस 2/27 e 3x एंड प्लस सम कांस्टेंट, के हो सी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ऑप्शन में, यहाँ पे सी दे रखा है तो हम सी यूज कर लेंगे। यस, देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, x² e 3x/3 माइनस 2/9x e 3x 2/27, सी ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, ये हमारा आंसर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लीसिट फंक्शन, याद है क्या, बताओ क्या होता है इम्प्लीसिट फंक्शन, जब भी आ जाए डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, जब रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट।
तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², राइट, माइनस 2y² कांस्टेंट टर्म एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 5, बाकी तो कांस्टेंट टर्म ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये वैल्यू 0, माइनस 2x² y² का 2y प्लस 5x कांस्टेंट टर्म 0 y का 1। हाँ जी, यहां तक बताइए कोई भी दिक्कत, क्लियर है ना सबको? हाँ जी, शॉर्टकट बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इम्प्लीसिट फंक्शन क्या करना है, माइनस ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव डिवाइड में विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब ये हमसे बोल रहा है कि 1 वैल्यू पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, तो ये बना 3 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय माइनस 4 प्लस 1, सिंप्लीफाई किया 4 डिवाइड बाय माइनस 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3, ए ऑप्शन आंसर। हाँ जी, डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, 6 सीट्स ऑफ आर्टिकल क्लर्क आर वैकेंट इन ए सीए फर्म। हमें दे रखा है कि एक सीए फर्म है जिसमें 6 सीट्स वैकेंट है। हाउ मेनी डिफरेंट बैचेस ऑफ कैंडिडेट कैन बी चूजन आउट ऑफ 10? टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 10। हमें सिलेक्ट करने हैं, देखो चूजन वर्ड आ रहा है, हमें सिलेक्ट करने हैं उसमें से 6, तो उनको बिठाना तो नहीं ना जो हम अरेंजमेंट लगाएंगे, केवल सिलेक्ट करने हैं 6 कैंडिडेट। तो 10 कैंडिडेट में से कोई भी 6 कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 10C6 आपको पता है 10C4 के इक्वल होता है, राइट, और इसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 10 9 8 7 डिवाइड बाय 4 3 2 1। हाँ जी, क्लियर है सभी को? ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 210, बी ऑप्शन आंसर। हाँ जी, डन, सिंपल। तो बताइए समझ आया सभी को? तो ये तो हमने इतना आराम आराम से समझ के भी किया, इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल पेपर आता है और बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए